खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रिवीजन के तौर पर। आज हम लोग 9th चैप्टर रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जो 2026 के एग्जाम में आपको मैक्सिमम नंबर दिलाने में मददगार साबित होगा। अतः आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो चैप्टर नंबर है 9, चैप्टर नंबर 9 है और इसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन, खाद्य का मतलब भोजन या ऊर्जा। तो भोजन उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी जैसे जैसे अपने देश या पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सबसे बड़ी समस्या खाद्य यानी भोजन की आ रही है। तो इससे निपटने के लिए जो कार्यनीति बनाई गई उसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो देखेंगे तो 4 टॉपिक है मुख्य: पशुपालन, पादप प्रजनन, एकल कोशिका प्रोटीन, उत्तक संवर्धन। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वह है पशुपालन। पशुपालन में वैसे जानवर की बात आती है जिसका मनुष्य अपने खाद्य के लिए रख रखाव, प्रबंधन इत्यादि करता है, तो वह पशुपालन होता है। तो पालतू जंतुओं का रख रखाव तथा प्रबंधन, प्रजनन इत्यादि को पशुपालन के नाम से जाना जाता है। पशुपालन में कौन कौन से जीव या जंतु आते हैं, तो इसमें किताब के अनुसार देखेंगे तो भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी इत्यादि जो है आते हैं। इसके अलावा मत्स्यिकी, मोलस्का, क्रेस्टिसियाई में क्रेब, प्रॉन यानी झींगा, केकड़ा इत्यादि आते हैं। इन सब का यूज किसके किया जाता है, तो किसी से दूध की प्राप्ति होती है, किसी से अंडे की, किसी से मांस की, किसी से ऊन, रेशम, किसी से शहद इत्यादि का फायदा होता है। तो अब देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से भी अधिक पशुधन भारत और चीन में है। पूरे विश्व में जितने पशु हैं उसमें से 70% सिर्फ 2 देश में है, भारत और चीन में है। उसके बाद दिया है विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% है। ये लोग पूरे विश्व में इसके माध्यम से खाद्य का जो प्रदान करते हैं वो 25% भागीदारी है। अगला जो टॉपिक देखेंगे इसी का, तो वो है फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। तो इसमें 2 नाम है, एक हो गया फार्म प्रबंधन और एक फार्म पशुओं का प्रबंधन। तो फार्म प्रबंधन में यानी पशुओं का रख रखाव जिस स्थान या जिस सिस्टम से किया जाता है वह फार्म प्रबंधन कहलाता है। और फार्म प्रबंधन में पशुओं का प्रबंधन किया जाता है, यानी उनका भोजन, रख रखाव, प्रजनन, दुग्ध उत्पादन और व्यवसायीकरण इत्यादि सम्मिलित होता है। इसलिए इसका जो साइड टॉपिक फर्स्ट बन रहा है वह है डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी नाम से ही क्लियर है कि डेयरी में दुग्ध से संबंधित आता है। तो वैसे पशु जो दुग्ध उत्पादन में भाग लेते हैं उनका फार्म में प्रबंधन करना डेयरी फार्म प्रबंधन कहलाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। उसके बाद देखेंगे अगला जो टॉपिक है वह है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट नाम से ही क्लियर है कि मुर्गी का प्रबंधन 2 हित के लिए किया जाता है, 2 फायदे के लिए, एक मांस और दूसरा अंडे प्राप्ति के लिए। मांस वाली मुर्गी अलग नस्ल या प्रजाति की होती है, जबकि अंडे वाली मुर्गी अलग प्रजाति की इत्यादि होती है। लेकिन कुक्कुट फार्म प्रबंधन में मुर्गी के अलावा और भी आते हैं, जैसे में बतख है और गीज नामक पक्षी है। और बतख और गीज, टर्की इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया है। कुक्कुट में मुर्गी के साथ बतख है, टर्की है, गीज इत्यादि को भी कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है।
उसके बाद देखेंगे तो अगला जो टॉपिक है वह है पशु प्रजनन, यानी फार्म प्रबंधन में जो पशु रखी जाती है उनकी प्रजनन देखी जाती है, प्रजनन कराई जाती है, जिससे अगली संतति में एक अलग गुण आए। जैसे नर और मादा जब प्रजनन में भाग लेते हैं तो उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उसमें नर तथा मादा दोनों का गुण विद्यमान होता है। तो पशु प्रजनन में कह रहा है कि पशु प्रजनन में आपको ध्यान देना होगा कहाँ, अंतः प्रजनन पर। तो अंतः प्रजनन क्या है? तो प्रजनन की वह विधि है जो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच कराई जाती है, तो वह अंतः प्रजनन कहलाती है। इसकी पीढ़ियां कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम होना चाहिए, तब वह अंतः प्रजनन है। उसके बाद है इसमें बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन में क्या होगा कि दो अलग अलग या भिन्न भिन्न नस्लों के बीच जब प्रजनन कराया जाता है तो उसे बाह्य प्रजनन या बहिप्रजनन कहते हैं। बहिप्रजनन के अंतर्गत दो चीजों पर, बहिप्रजनन के अंतर्गत हम लोग अंतः विशिष्ट संकरण देखेंगे, जबकि अंतः प्रजनन के अंतर्गत हम लोग बहिसंकरण और संकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले अंतः प्रजनन के अंदर देखते हैं तो आता है बहिसंकरण। दिया है बहिसंकरण क्या है? तो एक ही नस्ल के भीतर पशुओं की संगम की प्रक्रिया, संगम मतलब संलयन होना, प्रजनन होना, बहिसंकरण कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे खास बात 4 से 6 पीढ़ियों तक होना चाहिए, तक दोनों और की किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इसमें संकरण। संकरण हम जानते हैं कि दो प्रजातियों के बीच क्रॉस कराकर एक नई प्रजाति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे संकरण देखते हैं, इसमें कह रहा है कि संकरण में एक श्रेष्ठ नर होना चाहिए और श्रेष्ठ मादा के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, संगम कराया जाता है, तो यहाँ पर यह संकरण कहलाता है। श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के बीच संगम होने की प्रक्रिया को या प्रजनन होने की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। उसके बाद बहिप्रजनन के अनुसार आने वाला है अंतः विशिष्ट संकरण। इसमें दो भिन्न जातियों के बीच क्रॉस कराने की प्रक्रिया जो होती है, संकर कराने की प्रक्रिया जो है, अंतः विशिष्ट संकरण कहलाती है। इसमें वांछित गुणों का चयन होना होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक हम लोग के पास है वह है मधुमक्खी पालन। ये सभी जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब कृषि के अंतर्गत आता है, यानी खेती किसान के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन में दिया है कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव या प्रबंधन मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद की प्राप्ति नहीं होती, मोम की भी प्राप्ति होती है। उसके छत्तों से मोम प्राप्त होता है, मोम बनता है। अब इसमें हम देखेंगे तो मधुमक्खी जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, एक नर, दूसरा रानी और तीसरा दास। नर और रानी का काम प्रजनन की क्रिया में भाग लेना होता है और अपनी संततियों की संख्या बढ़ाना होता है, जबकि दास वाली मधुमक्खी का मुख्य काम फूल से मकरंद या शहद को इकट्ठा करना और संरक्षित करना काम होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे, तो अगला जो टॉपिक आ रहा है इसमें वो है मत्स्यकी। मत्स्यकी नाम से ही क्लियर है, मछली। मछली रहती है जल में, यानी वह जलीय जीव जिसे खाद्य के रूप में मनुष्य प्रयोग करता है, उसका रख रखाव प्रबंधन मत्स्यकी कहलाता है। किताब में दिया है कि मत्स्यकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली या अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। और हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खाद्य के लिए मत्स्यकी पर निर्भर होता है। इसमें जल की बात होती है तो जल 2 प्रकार के होते हैं, अलवणीय जल और लवणीय जल। अलवणीय जल के जो जीव हैं, मछली हैं, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ मछलियां जो हैं जैसे कतला, रोहू,
कामन, ये सब अलवणीय जल यानी मीठे जल में पाई जाती हैं, जबकि कुछ समुद्री मछलियां हैं यानी लवणीय जल है जिसमें लवण होता है, जैसे समुद्र का जल, उसमें हिल्सा नामक, सर्डाइन नामक, मैकेरल नामक और पामफ्रेट आदि नामक मछलियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से मत्स्यिकी कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे तो दिया है कि पादप प्रजनन, नाम से ही क्लियर है प्रजनन की क्रिया किसके बीच होगी, तो पादप के बीच। अगर लिखना होगा कि पादप प्रजनन क्या है, तो प्रजनन की वह क्रिया जो पादप के बीच संपन्न होती है उसे पादप प्रजनन कहते हैं और पादप प्रजनन कहते हैं। इसलिए इसका अगला टॉपिक किताब में लिखा है कि पादप प्रजनन क्या है। तो दे रहा है इसमें कि पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्ष पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। यानी पादप प्रजनन की जो क्रिया है, जानकारी है, आज से 9000 से 11000 साल पहले से मालूम है, लिखित है, प्रूफ के रूप में है। यहाँ पे दिया कि आज भी ऐसी फसलें उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल से घरों में प्रयोग होती आ रही है, पहले भी होती थी और अब भी हो रही है। आज जितनी भी मुख्य फसल है वह सभी पुरानी किस्मों के व्युत्पन्न है। जितनी भी फसल है जिसका अन्न हम लोग खाद्य के रूप में यूज करते हैं, वह फसल पुराने समय में नहीं थी, लेकिन वो पुराने के ही नए भाग हैं। तो आगे इसमें देखेंगे तो दिया हुआ है कि फसल की एक नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन में कुछ मुख्य पद होते हैं, उसे समझना होता है कि परिवर्तनशीलता का संग्रहण, यानी अलग अलग गुण अगर एक ही पौधे में, पादप में, जीव में आ जाए और तो उसे संग्रहित कर लेना चाहिए, तो वो होता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण। अगला जो है इसमें वो देखेंगे तो दिया है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, यानी क्रॉस में कौन से पौधे, पादप या जीव का प्रयोग किया जाए उसको चयन करना होता है। तो जनकों का मूल्यांकन किसमें अच्छे गुण है और उसका चयन कर लेना चाहिए। तीसरी बात क्या ध्यान देनी चाहिए, तो चयनित जनकों के बीच संकरण करा देना चाहिए जिससे नई संतति उत्पन्न हो और उसमें सारे परिवर्तनशीलता के गुण विद्यमान हो। उसके बाद है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन, उसमें भी जो श्रेष्ठ है उसका चयन कर लेना चाहिए और परीक्षण कर लेना चाहिए। उसके बाद है नए कंसरों का परीक्षण तथा निर्मुक्त होना और व्यापारीकरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर मनुष्य को मिले, प्राप्त हो, इस सारी चीज को रखते हुए इस पर काम करना होता है पादप प्रजनन पर। यहाँ पे कुछ खास बात है, नोट है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी डीजीपी की लगभग 33% आय तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। यानी विश्व की या भारत का ज्यादातर लोग या इंसान जो है किस पर निर्भर है भोजन के लिए, तो पशुपालन पर निर्भर होता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था, जो आगे चलकर हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तो इसमें देखेंगे कि 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। क्या प्रयोग हुआ, तो यहाँ दिया है कि 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन कहां से कहां पहुंच गया, तो गेहूं का उत्पादन जो है 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन तक पहुंचा है। जबकि अगर धान की बात करें तो धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक एनसीईआरटी किताब के अनुसार पहुंचा हुआ है। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग आगे, तो दिया हुआ है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। अर्धवामन धान की किस्मों को IR8
तथा थाईचुंग नेटिव वन से व्युत्पन्न किया गया है, यानी व्युत्पन्न किया जाता है। 1966 में इन व्युत्पन्नों का प्रयोग में लाया गया। बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्ध वामन किस्म, अर्ध का मतलब आधा, वामन का मतलब बौना होता है, अर्ध वामन किस्में जया तथा रत्ना को भारत में विकसित किया गया। उसके बाद इसमें गन्ना की बात कर रहा है, गन्ना कैसे हुआ, तो दिया है कि सेक्रम बारबेरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम था। किसका? सेक्रम बारबेरी का। तो क्या किया गया, दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना जिसका नाम है सेक्रम ऑफिसिनेरम का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक था, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके और साथ ही इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में पैदा किए जा सके। तो इसमें मुझे याद रखना है, उत्तरी भारत में जो गन्ना होता है उसका नाम सेक्रम बारबेरी है, जबकि दक्षिण भारत में जो गन्ना उत्पन्न होता है उसे सेक्रम ऑफिसिनेरम कहते हैं। इन दोनों का क्रॉस कराकर एक नई जाति उत्पन्न की गई जिसमें तना मोटा और शर्करा अधिक मात्रा में होता है। अगला जो टॉपिक है इसमें है ज्वार। दे रहा है इसमें कि भारत में संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। इनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। किस किस का हुआ है? तो मक्का का, ज्वार का और बाजरा का। चलिए अगला जो टॉपिक है वह है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, यानी यहाँ पर ध्यान देना होता है कि पादप का जो प्रजनन हम कराएं, ध्यान में रखना है रोग प्रतिरोधकता, यानी उसे कोई रोग ना हो, उसे कोई पिरक जो होते हैं उसके कारण उसमें हानि ना हो, तो वैसा कराया जाता है। यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जो रोग प्रतिरोधी होते हैं, उससे अगर किसी रोग जिसमें रोग हो रहा है उसे क्रॉस करा देने से अगली जो संतति उसकी उत्पन्न होगी वह रोग प्रतिरोधी हो जाता है। दिया है यहाँ पे कि रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधि क्या है। तो दिया कि प्रजनन पारंपरिक प्रजनन तकनीकों या उत्परिवर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके द्वारा संपन्न होगा? प्रजनन के द्वारा, पारंपरिक प्रजनन तकनीकों के द्वारा, नहीं तो उत्परिवर्तन के द्वारा यह संपन्न होता है रोग प्रतिरोधकता। तो इसमें देखेंगे कि इसमें अच्छी किस्में कौन कौन सी है, इस चार्ट में दिया हुआ है। तो गेहूं का जो रोग प्रतिरोधी पौधा है उसका नाम है हिमगीड़ी। दिया है पर रोग के प्रति प्रतिरोधक कौन है? पण है, धारी कीट और हिलबर्ट, इन लोग। सरसों में पूसा सोरेम है, वे श्वेत कीट से प्रतिरोधी होते हैं। फूल गोभी में पूसा सुड़भा आता है, पूसा स्नोबॉल K1 आता है। यह जो है कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन से प्रतिरोधी है। इसके बाद पौधा है लोबिया और इसकी किस्म बन गई पूसा कोमल, जो जीवाणु बिया अंगमारी से प्रतिरोधी हो जाती है। मिर्च में पूसा सदाबहार आता है, इसमें दिया है वायरस चीली मोजेक वायरस से, तंबाकू मोजेक वायरस तथा पर्ण संकुचन से प्रतिरोधी हो जाता है। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया कि उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन हम पहले से जानते हैं, शरीर में अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे पादप की बात हो रही है, तो दिया है जीन के भीतर आधार अनुक्रम में, जीन के भीतर आधार अनुक्रम होता है नाइट्रोजनस क्षार का, अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न हो जाती है वही उत्परिवर्तन है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम में जो परिवर्तन हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वही उत्परिवर्तन है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो वह उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अगला जो टॉपिक है इसी से मिलता जुलता है, नाम है इसका पीड़को।
इसका दूसरा नाम है नासिक कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। यानी पादप प्रजनन की वह विधि जिसमें नई संतति जो उत्पन्न होगा वह पीड़कों से प्रतिरोधी हो जाए, तो उसे पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता कहा जाता है। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता उसमें उत्पन्न हो जाए। किताब में चार्ट में बनाकर दिया हुआ है कि फ्लैट बीन है, इसका जो पौधा है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 यह प्रतिरोधी हो जाता है जैसिड का, एफिड का तथा फल बेधक का। उसी तरह ओकरा है जो जिसे भिंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो प्रजाति उत्पन्न होती है पूसा स्वामी, पूसा A4, यह सूट तथा फल बेधक से प्रतिरोधी हो जाता है। उसी तरह अब अगला जो टॉपिक देखेंगे हम, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। अब यहाँ पे जो पादप प्रजनन की विधि होगी, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, उत्तक खाद्य गुणवत्ता में जो बातें आएगी वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि से संबंधित आएगी। यानी प्रजनन उस पौधे के बीच कराई जाए जिससे अगली संतति में क्या क्या हो, प्रोटीन का अंश हो, तेल अंश हो, तेल का मतलब वसा से संबंधित होता है, विटामिन का अंश हो और सूक्ष्म पोषक हो तथा खनिज हो जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीज इत्यादि अगर उसकी संतति में आती है तो इसे हम लोग उन्नत खाद्य की गुणवत्ता कहते हैं। अगला जो टॉपिक है एग्जाम में आने योग्य और आता भी है, उसका नाम है एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन यानी प्रोटीन से संबंधित, यानी एक ही कोशिका का जीव होगा और वह अधिक मात्रा में प्रोटीन उत्पादन करेगी और अत्यधिक शक्तिबद्ध प्रोटीन उत्पादन करेगी, तो वह एकल कोशिका प्रोटीन होता है। और इसमें आता है स्पाइरुलिना जो शैवाल है, स्पाइरुलिना है जो शैवाल है। यहाँ पे दिया है कि 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख तथा कुपोषण का शिकार है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक आता है एकल कोशिका प्रोटीन आता है। इस एकल कोशिका प्रोटीन में नाम लिया जाता है, शैवाल से आता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना आता है। यहाँ पे दिया भी है स्पाइरुलिना के बारे में कि स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। यानी एग्जाम जब एकल कोशिका प्रोटीन की बात करे तो उसका डिफिनीशन लिखने के बाद स्पाइरुलिना एग्जाम्पल के तौर पर लिखें और मेंशन करें कि इसमें प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन इत्यादि होते हैं। अब जो हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है उत्तक संवर्धन। अब बात आती है कि उत्तक संवर्धन है क्या चीज। तो उत्तक संवर्धन ऐसे समझ लीजिए, किसी पौधे का थोड़ी सी मात्रा में उत्तक लेकर उसका प्रबंधन कर उसे नए पौधे के रूप में उत्पन्न करने की प्रक्रिया उत्तक संवर्धन कहलाती है। इस विधि से एक ही पौधे की अनेक प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। एक ही पौधे की कई संततियां यानी हजारों संततियां उत्पन्न करने की विधि उत्तक संवर्धन कहलाती है। दिया है कि पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि पौधे के किसी एक भाग से निकाला जाता है और उसी की अनेक पौधे बना दिए जाते हैं, तो इसे उत्तक संवर्धन कहा जाता है। यह उत्तक संवर्धन के लिए पौधे के किस भाग को कट करके लेना उचित होता है, तो भाग का नाम है विभज्योतक। विभज्योतक मेरिस्टम बोलते हैं। और ये मेरिस्टम होता कहाँ है, तो पौधे के 2 पॉइंट पे होता है, सबसे ऊपरी पॉइंट और जड़ के सबसे निचली पॉइंट पे होता है। अगर ये पौधा है तो इसके 2 पॉइंट होते हैं, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। और यहाँ पे जानते हैं कि जड़ होता है, तो यहाँ पे कोशिका विभाजन करती है, तो इस पार्ट को विभज्योतक या इंग्लिश में मेरिस्टम बोलते हैं। और यहीं से जड़ जो है आगे की तरफ बढ़ते जाता है
उसी तरह इसके ऊपरी भाग में भी यहाँ पे बीजोतक होता है, यहाँ भी पौधा ऊपर की तरफ चलते जाता है, यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, बीच में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इस भाग से, इसमें भी ऊपर वाले भाग से न लेकर जड़ के भाग से लिया जाता है, जो उत्तक संवर्धन के लिए सबसे उचित होता है। तो उत्तक संवर्धन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में आता है, पूछा जाता है और लिखना होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को रिवीजन के तौर पर एक बार नहीं, बार बार देखें और इसका रिवीजन करें। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देंगे, उसे भी आप ध्यान से देखें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और इसे एग्जाम के तौर पर देखें। धन्यवाद।